बच्चों, तो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। वेरी फर्स्ट डे फाइनल अकाउंट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट पर डिस्कस किया था। कल सेकंड डे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट का सेकंड कंटेंट है, जो यह डिस्क्लोज करता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। तो आज का हमारा टारगेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फॉर्मेट पूरा सेम है, जो ट्रेडिंग अकाउंट का हुआ करता था वही फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी आपका ईयर होगा वो कवर हो जाएगा ना बेटा। बच्चों, ये प्रॉफिट लॉस को हमने फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया। दो साइड है DR और CR। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। डेबिट का मतलब एक्सपेंसेस और क्रेडिट का मतलब इनकम। बिजनेस के जितने सारे एक्सपेंसेस है उसको डेबिट कर दो और बिजनेस की जितनी सारी इनकम उसको क्रेडिट करो। बट ध्यान रखना, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट आने चाहिए। कौन से आने चाहिए? इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुका है बेटा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का टारगेट ये होता है कि ये पता लगेगा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम। बट वेरी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वो जो ग्रॉस प्रॉफिट था ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको ट्रांसफर करना। और सर बाय द वे लॉस हो गया, तो लॉस को तो डेबिट करना होगा, तो ग्रॉस लॉस है तो उसको डेबिट कर दो। टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस लॉस है तो डेबिट कर दो और प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दो। ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस है, इसको हमने ट्रांसफ़र किया। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। जो भी इनकम आपको लग रही क्रेडिट कर दो। लाइक इनकम में बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी इनकम, बैड डेट्स रिकवर, जो भी आपको इनकम लगती है वो सारी इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट से जैसे कोई भी इनकम आ रही, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड आ रहा है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट किया, किसी को लोन दिया तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आपने बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे रखा तो रेंट आ रहा है। तो जितने भी सारी इनकम आपको लगती है, अगर हमने एसेट्स को सेल किया तो एसेट्स को सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये जो भी इनकम आपको लगती है सारी इनकम को क्रेडिट कर दो और एक्सपेंसेस को करना डेबिट। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाम बोलो सर को। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से आते हैं? सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस कर दो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, लाइक सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, जितने भी सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस उसको डेबिट कर देते हैं। उसके बाद आएंगे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जो भी एक्सपेंसेज है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी एक्सपेंसेज है, लाइक एडवर्टाइजमेंट किया, बैड डेट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड किया हमने। जितने भी सारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उनको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड तो एक्सपेंसेस होता है, बट बाय द वे डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो इनकम होता है बेटा। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है ना बेटा। तो सेलिंग, ऑफिस के एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, सेलिंग के जो भी एक्सपेंसेस उनको डेबिट कर दिए। अब हम बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस। लाइक अदर एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पेड, डोनेशन, जितने भी सारे अदर एक्सपेंसेस वो आ जाएगा। हाँ, डिप्रिशिएशन है बेटा। डिप्रिशिएशन ऑफिस का भी हो सकता है, सेलिंग का भी हो सकता है। तो डिप्रिशिएशन आए तो उसको भी डेबिट कर दो।
ठीक है बेटा, ये सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। इनकम हो गई क्रेडिट, एक्सपेंसेस हो गया डेबिट। फाइनली जब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो अकाउंट को जब क्लोज करते हैं बेटा, तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड की, क्रेडिट की टोटल किया और उसमें डेबिट को माइनस कर दो। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा उसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट। क्या नाम दिया? नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। बेटा ये क्रेडिट साइड है, इनकम साइड है, ये एक्सपेंसेस साइड। अगर इनकम की टोटल ज़्यादा आएगी तो जो डिफरेंस आएगा उसका नाम देंगे नेट प्रॉफिट, बीएफ बैलेंसिंग फिगर। और नहीं चाहते भी बाय द वे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाए, डेबिट साइड टोटल आए, एक्सपेंसेस ज़्यादा आए, तो जो डिफरेंस आएगा उसका नाम होगा नेट लॉस। नेट लॉस इफ़ एनी, बाय द वे ऐसा कुछ होता है ना बेटा, बीएफ बैलेंसिंग फिगर, ये नेट लॉस हो गया। तो अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस को नाम देना नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज़्यादा तो डिफरेंस को नाम देना नेट लॉस। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आया था, सेम उसी मैनर से यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों सर ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस का ऑब्जेक्ट क्या है? सर ये पता लगाना कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है? तो डेबिट में तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारी इनकम। क्रेडिट ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट और डेबिट ज़्यादा है तो नेट लॉस। बस ये बन गया हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं करना। तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को पॉज करके एक बार ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपनी नोटबुक में कॉपी करो। तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं बेटा। 11 क्वेश्चन में गिवन है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 ना बेटा। फर्स्ट पॉइंट गिवन है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस गिवन है तो सैलरी कंसिडर करना है, वेजेस कंसिडर नहीं करना। कल मैंने आपको समझाया भी था, वेजेस एंड सैलरी गिवन है तो वेजेस कंसिडर करना, सैलरी एंड वेजेस गिवन है तो सैलरी कंसिडर करना होगा। कमीशन पेड एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस, रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट इनकम है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट बैड डेट्स लॉस है, एक्सपेंसेस डेबिट कर दोगे। ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज बेटा दलाली होती है। जैसे कुछ भी हमने परचेज किया उस पर हमने ब्रोकरेज दिया, दलाली दिया, तो ब्रोकरेज पेड एक्सपेंसेस जिसको हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट इसमें गिवन है जीपी 45% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 45% और सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 6,50,000। बच्चों बाई ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल्स है इसका 45%, सेल्स का 45% 292,500, ये सेल्स है इसका 45% 292,500 हो गया। सेल्स का 45% जीपी हो गया ना बेटा। अब क्या करना, जो एक्सपेंसेस उनको डीआर कर दो और जो इनकम है उसको सीआर कर दो। सैलरी एंड वेजेस 30,000 डेबिट कर दिया। टू कमीशन पेड 2,000 डेबिट कर दिया। टू पोस्टेज 1,500 एक्सपेंसेस डेबिट। इंश्योरेंस 3,000 एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट पेड 4,000 एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस 4,000 डेबिट। कैरीज आउटवर्ड 5,000 डेबिट। बेटा समझ लो, बाद में नोट करना, साथ साथ में नोट मत करा करो। एडवर्टाइजमेंट 10,000 एक्सपेंसेस डेबिट। डिस्काउंट अलाउड 18,000 एक्सपेंसेस डेबिट। रेंट रिसीव्ड 17,000 इनकम क्रेडिट कर दिया बेटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000 इनकम क्रेडिट कर दिया। बैड डेट्स 9,000 एक्सपेंसेस डेबिट। ब्रोकरेज 950 एक्सपेंसेस डेबिट। हो गया बेटा, इनकम क्रेडिट हो गई, एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। अब हम टोटल करें तो इनकम साइड 292,500 प्लस 17 प्लस 15, तो ये हो गया 3,24,500। 3,24,500 ये हमारी क्रेडिट साइड इनकम साइड की टोटल हो गई। अब हम एक्सपेंसेस की टोटल करें 30, 32, 33, 36, 40, 55, 73, 82, 83,450। 83,450 का एक्सपेंसेस आ रहा। एक्सपेंसेस की जो टोटल आ रही बेटा, ये टोटल आएगी आपको 83,450। 3,20,500 में से हमने 83,450 माइनस किया 2,41,500, 2,41,050, 2,41,050 का डिफरेंस आ रहा है। 2,41,050 इनकम साइड की टोटल 3,24,500। एक्सपेंसेस साइड कम है, इनकम ज़्यादा, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। 3,24,500 ये हमारी टोटल हो गई बेटा। ये इनकम था, इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हमने नाम दे दिया नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन था, इसलिए हो सकता है समझने में आपको थोड़ा टाइम लगे, बट इजी बेटा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप खुद करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को पॉज करो और 11th क्वेश्चन खुद करो। अब मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है 1,20,000, रेंट 5,000। बच्चों क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेंट गिवन है। अब ये नहीं गिवन है कि पेड है कि रिसीव्ड है। पेड होगा तो एक्सपेंसेस, रिसीव्ड होगा तो इनकम, बट क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक्सपेंसेस भी होता है और इनकम भी होता है। अगर रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट पेड है तो एक्सपेंसेस, रेंट, कमीशन और इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम होता है। बट कुछ भी नहीं लिखा, नॉर्मल लिख दिया रेंट, तो उसको एक्सपेंसेस मान के चलना। तो आप लोग माइंड में सेट कर लो, रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन एक्सपेंसेस भी होता है, इनकम भी होता है। अगर पेड गिवन है तो एक्सपेंसेस और रिसीव्ड गिवन है तो इनकम। बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल गिवन है रेंट तो एक्सपेंसेस मान लो, नॉर्मल इंटरेस्ट तो एक्सपेंसेस मान लो, नॉर्मल कमीशन तो एक्सपेंसेस मान लो। तो ये रेंट को हम एक्सपेंसेस मान के चलेंगे। सैलरी 35,000, कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, बेड डेट्स, लॉस बाय फायर, डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस हो गया। नाउ मिसक्लेनियस इनकम, मिसक्लेनियस यानी छोटी मोटी जो भी इनकम होती है, सन्ड्री इनकम होती है, छोटी मोटी सारी इनकम को ऐड कर लिया तो मिसक्लेनियस इनकम है, इनकम को सीआर करने का। तो वेरी फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1,20,000 गिवन है, क्रेडिट कर दिया। रेंट 5,000, सैलरी 35,000। बस बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हो, मेरी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बेटर तो कि इस क्वेश्चन को आप खुद कर लो, अगर आंसर नहीं आए तो फिर जो मैं मैच करवा रहा हूँ उससे मैच कर लेना। एक बार खुद ही ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कमीशन पेड 19,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, एडवर्टाइजमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम में क्रेडिट कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम में सर ने क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, डेबिट कर दिया 2,000। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है
हम क्रेडिट कर देंगे 6000, प्रिंटिंग 4000, लीगल चार्जेस एक्सपेंसेस डेबिट कर देते हैं, लीगल चार्जेस एक्सपेंसेस 10,000 से डेबिट करो, बट डेट्स एक्सपेंसेस लो से डेबिट करो, लॉस बाय फायर 6000 डेबिट करो, डेप्रीशिएशन 4000 डेबिट करो, आखिरी पॉइंट मिसक्लेनियस इनकम, मिसक्लेनियस इनकम 2000 इनकम में क्रेडिट करो। टोटल करते हैं 128, 130, 136 की इनकम है। जो इनकम साइड की टोटल आ रही है वो आ रही 1,36,000। एक्सपेंसेज में 40, एक्सपेंसेस की टोटल आ रही 1 लाख, एक्सपेंसेस की टोटल आ रही 1 लाख, 10, 12, 22, 26, 28, 36, 5, 41, 60, पूरा 1 लाख है बेटा। तो इनकम की टोटल आ रही है 1,36,000 और एक्सपेंसेस की टोटल आ रही है 1 लाख। 1,36,000 माइनस 1 लाख, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 36। ये जो 36,000 का डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 36,000। ये सर ने आपको क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। इजी क्वेश्चन था, अब सारे बच्चों को भी आता था, आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया बेटा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। अब लोग हम बात करेंगे बैलेंस शीट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट के 3 कंटेंट था। ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने कंप्लीट करवाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो भी किया। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट। बट कुछ कॉन्सेप्ट जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है और एक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, ये अभी पेंडिंग है। ये इस चैप्टर के एंड में कराऊंगा मैं, ताकि थोड़ा सा इस चैप्टर में हमारे पास परफेक्शन आ जाएगी। परफेक्शन आएगा तो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट बाकी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, प्रॉफिट लॉस का एक कॉन्सेप्ट बाकी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, वो हम एंड में करेंगे ताकि आप परफेक्टली समझ पाएँ। ठीक है बेटा। अभी फ़िलहाल मैं आपको करवा रहा हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ट्रेडिंग अकाउंट में नोट किए थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नोट किया था फॉर द ईयर एंडिंग, बट बैलेंस शीट में क्या लिखा सर ना, बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट एज ऑन, या कुछ इसको एज एट भी लिख सकते हो। एज ऑन या एज एट दोनों चीज़ सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। जो भी डेट है वो डेट आ जाएगी। बच्चों बैलेंस शीट के बारे में ऐसे थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा हुआ, जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था तो वहाँ मैं बैलेंस शीट के बारे में एक बार आपको पढ़ा चुका हूँ ना बेटा। बट अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, परफेक्टली बैलेंस शीट सामने आ जाएगी। बैलेंस शीट बनाने का मेन मोटिव होता है कि फाइनेंस पोजीशन पता लगाना। हमारे बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन क्या है, ये आपको बैलेंस शीट से पता चल जाता है। ठीक है ना बेटा। इसका दूसरा नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट, ये बिजनेस की पोजीशन डिस्क्लोज करती है, इसलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बच्चों फर्स्ट साइड का नाम हो गया लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। बच्चों लायबिलिटीज में वेरी फर्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल। कैपिटल, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, और ये हो गया हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को कर दिया माइनस, नेट क्लोजिंग कैपिटल बार ट्रांसफर कर दिया। ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, और ड्राइंग्स है तो भी माइनस, नेट अमाउंट बाहर आ गया। बिजनेसमैन ने, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया था, तो बिजनेस ने बोला कि आपने जो पेमेंट लगाया ये पैसा हम वापस देंगे। बिजनेस बन के सोचो, प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, बिजनेस बोल रहा है हम ये पेमेंट आपको वापस देंगे, इसीलिए कैपिटल क्या हो गया, लायबिलिटीज। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ये सारा प्रॉफिट बिजनेसमैन का जो रिस्क था, बिजनेसमैन ने जो वर्क किया, बिजनेसमैन ने जो इन्वेस्टमेंट किया, इसका रिवार्ड है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसने रिस्क लिया, उसने अपना टाइम दिया,
इसीलिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट भी किसको देना, प्रोपराइटर को देना है, तो प्रोपराइटर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को प्लेस कर दिए। कैपिटल का पैसा प्रोपराइटर को देना है इसलिए लायबिलिटीज, प्रॉफिट का अमाउंट भी प्रोपराइटर को देना है तो कैपिटल यानी उसके अकाउंट में प्लेस कर दिया। ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल। ड्राइंग्स का मतलब प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से फंड विड्रॉल किया, बिजनेस से फंड विड्रॉल किया तो उसके अकाउंट में क्या हो गया, माइनस हो गया। इसीलिए कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करना, लॉस को माइनस करना, और ड्राइंग्स है तो माइनस कर दो, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। बाकी हम बात करते हैं रिजर्व है, RESERV रिजर्व है। एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको प्रोविजन रिजर्व, डेप्रिसिएशन के बाद एक चैप्टर आया था प्रोविजन एंड रिजर्व। वहाँ मैंने बोला था प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व है। रिजर्व यानी एक तरह से क्या, प्रॉफिट है। जैसा प्रॉफिट प्रोपराइटर को देना होता है वैसे रिजर्व भी किसको देना, प्रोपराइटर को देना होता है। याद करो एक चैप्टर था प्रोविजन और रिजर्व, वहाँ मैंने रिजर्व के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था। रिजर्व रिटर्न अर्निंग होती है। रिजर्व प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं उसको रिजर्व बोलते हैं। ये रिजर्व इसी प्रॉफिट का पार्ट है, ये रिजर्व प्रोपराइटर को देना होता है इसलिए ये भी लायबिलिटीज होता है। अब हम बात करेंगे लायबिलिटी, जैसे बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक को पेमेंट देना है, बैंक लोन हो गया। आगे हम बात करेंगे क्रेडिटर्स। गुड्स क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर को पैसा देना, लायबिलिटीज हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस है, बैंक को पैसे देना, ये हमारी लायबिलिटीज हो गया। तो जितने भी सारे ड्यूज होते हैं, जितने भी सारा पैसा देना होता है वो लायबिलिटीज होता है। कैपिटल और रिजर्व इंटरनल लायबिलिटीज हो गया। कैपिटल और रिजर्व है दोनों का पेमेंट प्रोपराइटर को करना है तो इंटरनल लायबिलिटीज हो गया। बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पेमेंट बाहर की पार्टी को करना, एक्सटर्नल पार्टी को करना है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया। कैपिटल और रिजर्व का पेमेंट प्रोपराइटर को देना तो इंटरनल लायबिलिटीज। बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पेमेंट बाहर की पार्टी को देना तो ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया। ये इंटरनल लायबिलिटीज, ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया। चलो असेट साइड में आते हैं। यहाँ बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज आती है, यहाँ बिजनेस के सारे रिसीवेबल्स आते हैं। तो बात करें हम असेट्स में, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स। बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, प्लांट मशीन खरीदा है, फर्नीचर में पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, बैंक एंड कैश बैलेंस, ये सारी हमारी असेट्स हो गई। असेट्स में वो असेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है वो नॉन करंट असेट्स होती है। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, अगर इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा तो ये क्या हो गई, नॉन करंट असेट्स हो गया। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, बैंक और कैश, ये विद इन 1 ईयर 1 साल में कैश में मिलता है तो इसको हम करंट असेट्स बोलते हैं। स्टॉक पड़ा हुआ आप सेल करोगे 2, 4, 6, 8 महीने बाद आपको स्टॉक सेल होकर पैसा मिल जाएगा। डेटर 2, 4, 6 महीने में डेटर से पैसा मिलता है। बिल्स रिसीवेबल 3, 4 महीने में पैसा मिल जाएगा। बैंक और कैश आपके पास ऑलरेडी लिक्विड है। तो ये बेटा स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होती है तो उसको हम करंट असेट्स बोलते हैं। और इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा तो ये किस में आ रही है, नॉन करंट असेट्स में आ रहा है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में लिखवाया था नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, यानी वो असेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट वगैरह, ये नॉन करंट असेट्स में आएगा। जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होता है वो सारा करंट असेट्स में आता है। तो ये नॉन करंट असेट्स हो गया, ये करंट असेट्स हो गया। ये बैलेंस शीट बन गई और बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या हो गई, हमारी इक्वल हो गई। बच्चों ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है इसके बाद
आपको क्या करना चाहिए, एक बार सेकंड चैप्टर में जाना चाहिए, अपना नोटबुक उठाओ, सेकंड चैप्टर में जाना चाहिए और मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखवा रखी है लाइबिलिटीज और एसेट्स की, उसको रीड करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड है। लाइबिलिटीज में मैंने क्या लिखा था, अमाउंट पेबल, जो अमाउंट पेबल होता है वो लाइबिलिटीज होता है। 2 टाइप की लाइबिलिटीज थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो ओनर को देनी है कैपिटल और रिजर्व है इंटरनल लाइबिलिटीज, जो बाहर की पार्टी को पे करनी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। वहाँ 2 चीज़ लिखी थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। जिनका पेमेंट 1 साल बाद देना है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज, और जिसका पेमेंट 1 साल में करना है वो करंट लाइबिलिटीज। जैसे कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, बैंक लोन हो गया, इनका पेमेंट 1 साल बाद करना तो नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना होता है तो ये करंट लाइबिलिटीज होगा। ये सारी चीज़ मैंने आपको सेकंड चैप्टर में लाइबिलिटीज वाली अकाउंटिंग टर्म में लिखवा रखी है। पेबल आफ्टर 1 ईयर नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे बैंक लोन टेकन फॉर 10 ईयर, रिजर्व कैपिटल, इन सब का पेमेंट 1 साल बाद होगा तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, पेबल विद इन 1 ईयर होने से करंट लाइबिलिटीज है। एसेट्स में आए थे हम लोग, बिजनेस की प्रॉपर्टीज एसेट्स होती हैं, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी वो नॉन करंट एसेट्स, और जिसकी लाइफ 1 ईयर होती है वो करंट एसेट्स होती है। तो इस बैलेंस शीट के पढ़ने के बाद सेकंड चैप्टर जो हमारा आया था अकाउंटिंग टर्म, अगर उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज, ओनली 2 अकाउंटिंग टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज पूरा पढ़ोगे तो बैलेंस शीट में जो सारी मैंने बातें बोली वो सारा थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो एक बार वो अकाउंटिंग टर्म भी रिवाइज हो जाएगा और बैलेंस शीट भी परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चों सर क्यों बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन देखने के लिए। ये बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज, सारी एसेट्स है, और ये बिजनेस की लायबिलिटीज, सारी ड्यूज है। अगर आपको बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है तो आपको मालूम पड़ गया बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन क्या है। तो बैलेंस शीट बनाने का मेन मकसद होता है बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन देखना। दूसरी बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं ना बेटा। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। आप सारे बच्चे अपनी नोटबुक में इस बैलेंस शीट को कॉपी करो बेटा एक बार। कल मैं आपको इस बैलेंस शीट के क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है ना बेटा। आज हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा, बैलेंस शीट पढ़ा और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कर लिया। कल हम लोग बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीनों कंटेंट पढ़ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, बैलेंस शीट पढ़ लिया। ट्रेडिंग के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस के करवा चुका हूँ, और कल हम मिलते हैं जब हम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई बच्चों मिलते हैं कल।